ये रहा प्लीज। गुड आफ्टरनून। या जी। सोनिका, जी क्या इसका अर्थ है नाम का? सर, इसका कुछ स्पेशल अर्थ नहीं है, बट ये सोने से रिलेटेड आप मान सकते हो। स्पेशल कोई अर्थ नहीं? स्पेशल नहीं सर, जो गोल्ड मेटल होती है उससे रिलेटेड ही होता है। अच्छा अच्छा। तो आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं? जी, शामली डिस्ट्रिक्ट। सर, ये पहले मुजफ्फरनगर का पार्ट है। जी मुजफ्फरनगर हमेशा न्यूज़ में नेगेटिव पर्पस से के लिए जाना जाता है, कभी सांप्रदायिक दंगे, कभी किसी अन्य तरह की सामाजिक समस्या, जाति के आधार पर संघर्ष। ऐसा क्या है कि मुजफ्फरनगर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं? सर, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूँ। ऐसा हुआ है, बट सर पिछले 100-200 सालों से ये एरिया एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। पिछले कुछ सालों में एक आध घटना ऐसी हुई है जिससे जो एरिया का बैलेंस है या सोशल फैब्रिक है वो थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, बट प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। अच्छा, एक प्रश्न मैं इसमें बीच में पूछूंगा कि हमें शामली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम जी। आपकी आंखों से शामली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ जाना है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाना है। तो वास्तव में वहाँ पे जो सोशल फैब्रिक है और जो पोलराइजेशन की जो प्रोसेस है, क्या वो वास्तव में ऐसा है या केवल चर्चा का माध्यम है? सर, एक्चुअली ऐसा है नहीं। कभी कभी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, बट पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है। बल्कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ मोस्टली वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। मेरे घर के आसपास सब लोग मुस्लिम हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ पूरी अपब्रिंगिंग में कि ऐसा कुछ है। अच्छा, इसी संबंध में एक चर्चा और कि जैसे कि लोग ना घर छोड़ के जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है खरीदी जा रही है या कम दामों पे ली जा रही है। एक बड़ा हमने कुछ इंटरव्यू भी देखे कुछ लोगों के, जी तो उनमें यही चर्चा चलती रहती है कि इस तरह से लोग बराबर निकलते जा रहे हैं उस तरफ से। तो ऐसा कुछ ऐसा भी सर, है? एक्चुअली जब भी कोई दंगा होता है तो सर पर्सनल प्रॉपर्टी और इंजरीज और जिस इमोशनल लॉस तो होता ही है। और सर इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि कोई एक पार्टी सफ़र कर रही है, इसमें दोनों ही पार्टी का लॉस होता है और दोनों ही पार्टी के साथ ये परेशानी आती है। जो अगेंस्ट एक दूसरे के पार्टी होती है तो उनमें कुछ ना कुछ सर चलता रहता है और ये न्यूज़ में ज़्यादा आता है। न्यूज़ दरअसल कई बार बुरी चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं और कई बार अच्छाई को उतना चर्चा नहीं करते हैं। अच्छा सोनिका, आपने ग्रेजुएशन जो है वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से किया, जी सर। फिर आपने एमबीए किया, जी फिर सर। आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी और सोशल वर्क रखा। यस तो सर। एकेडमिक पार्ट पे इतना कंफ्यूजन क्यों रहा है आपके साथ? सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरा मन बैक ऑफ द माइंड कहीं था मेरा सिविल्स करने का, ठीक है। बट सर फॉर ए करियर पर्पस एक फॉल बैक प्लान से मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मैंने जॉब की। उसके बाद जब मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे कोई फॉल बैक प्लान का सोचना नहीं पड़ेगा और मैं एक चित्त होके तैयारी कर सकती हूँ। सर तब से मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या असर है? सर असर है या फिर आशय। आशय? ओके ओके सर, जो हमारी अर्थ है वो छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी है और जिससे ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जो पहले हमारा पूरा अर्थ 2 हिस्सों में बटा हुआ था, गोंडवाना लैंड और सॉरी सर तो सर उसके थ्रू ही जो जितने भी महाद्वीप है वो सारे धीरे धीरे करके अलग अलग हो गए और फिलहाल भी जिस पे हम हैं अभी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये मूव कर रहा है अभी भी नॉर्थ ईस्ट। और जो नीचे ऑस्ट्रेलिया है वो अब नीचे की साइड साउथ ईस्ट रीजन में इस वर्ष जो है देश के कुछ भागों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जी सर। और देश के कुछ भाग में जो है मानसून एवरेज से भी नहीं रहा है। तो इसको आप एल नीनो से जोड़ सकते हैं क्या? जो इफेक्ट है उससे इसका कोई कोरिलेशन है? सर एल नीनो से इसको जोड़ सकते हैं और इसको हम क्लाइमेट चेंज जो है वेरिएशन, जो रेनफॉल वेरिएशन है, उससे काफ़ी हद तक कनेक्ट कर सकते हैं।
सर जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे सर काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज हुआ है। और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, और कुछ उसी टाइम पे कुछ जो होते हैं वर्ल्ड के ऐसे पार्ट होते हैं वो सूखा रहता है वहाँ पे। अच्छा, आपने सोशल वर्क में ऑप्शनल रखा है, जी जो भारत में क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाना चाहिए? सर मुझे नहीं लगता कि ये एक सही कार्य होगा। क्यों नहीं लगता आपको? उसके पीछे कुछ आर्गुमेंट होगा, आपका तर्क होगा? सर मुझे लगता है कि इससे सर जो एक विमेन का रेस्पेक्ट होता है, मुझे लगता है पर्सनली कि अगर कोई विमेन ऐसा कर रही है तो वो किसी न किसी मजबूरी से या फिर कोई इकोनॉमिक क्रंच रहा होगा जिसके कारण वो ऐसा कर रही है। बट हम उसको प्रॉपर एजुकेशन और डेवलपमेंट दें तो शायद ऐसा नौबत ही ना आए ऐसी चीज़ें। लेकिन गुपचुप तरीके से ऐसे हमारे देश में घटनाएं होती रहती हैं, और इसका एक ऐतिहासिक जो है एक साक्ष्य रहा है हमारे समाज में, तो उस आधार पर क्यों नहीं इसको हम वैधता प्रदान कर सकते? सर मुझे लगता है इसमें एक्सप्लॉयटेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर ये होता भी है तो इसमें बीइंग ए वुमेन उसका फिजिकली मेंटली काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो उसके मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जी। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के कितने टाइप की बात की गई है? सर डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो जो आपके परिवार के लोग होते हैं, एक तो उसमें आपकी इन-लॉज की फैमिली आ जाती है, आपकी खुद की फैमिलीज आ जाती है। यानी कितने टाइप्स ऑफ वायलेंस है इसमें? सर इसमें मेंटल, फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल सभी तरह के आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ नेमिंग, कॉलिंग नेम, मतलब आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हो जो कि सामने वाली फीमेल की डिग्निटी को हर्ट करे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसा जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर बाइस्ड है? क्या सिर्फ विमेन ही डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है? सर ऐसा नहीं है, वुमेन के अलावा ओल्ड एज जो होते हैं उनमें कभी कभी मेल पार्ट भी होता है, बट हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर केस सर वुमेन के अगेंस्ट ही आते हैं। जैसे कहा जाता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो कानून है वो लीगल टेररिज्म का एक पार्ट है। जैसे टेररिज्म, जैसे हमारे राष्ट्रीय विधि आयोग नेशनल लॉ कमीशन ने भी कहा, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो वैधानिक आतंकवाद की श्रेणी, जैसे IPC 498A को लेकर डॉरी से रिलेटेड फॉल्स एलिगेशन के मामले बहुत हैं, इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जैसे आप रेप से रिलेटेड मैटर, SC/ST एक्ट को लेकर ताज़ा कहा जा रहा है कि उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, तो किसी की साइकोलॉजी को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ लॉ बहुत टेक्निकली इश्यूज पर बहुत समस्या है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत? सर मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक सही हैं, पर इसमें सर स्कोप के काफ़ी चांसेस हैं, मतलब नेगेटिव होने के भी और पॉजिटिव होने के भी। जैसे आप सर कह रहे हो कि साइकोलॉजी को, जैसे मनोवैज्ञानिक हिंसा हाँ जी, एक टाइप है वायलेंस के अंतर्गत, किसी की मनोविज्ञान पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको कैसे आप काउंट कर सकते हैं, सर प्रेडिक्ट मुझे कर सकते हैं? ये बहुत प्रिडिक्ट करना सर बहुत टफ है, क्योंकि इसमें बहुत फाइन सा लाइन है बीच में। बट सर आप ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ तो आपको लॉ लेके आना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें ना हो और प्रिवेंट की जा सके। एक मेरा और सवाल आपसे सुनने का, जैसे मैरिटल रेप के इंसिडेंट इस देश में हाल के वर्षों में बढ़े हैं, जी तो क्या लगता है कि आपको समय आ गया है कि हमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसे जो इंस्टांसेस हैं डे टू डे लाइफ में हमारे दिखते हैं, और कई सर्वे जो आए हैं उसमें ऐसा कहा गया है 65% लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि किसी न किसी तरीके से इस तरह की वो शिकार रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर वेस्टर्न की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक मैरिटल रेप जैसी चीज़ों को लेकर ही सेंसिटिव होने की जरूरत? क्या क्रिमिनलाइज किया जाना उचित रहेगा? सर इस पे लॉ कमीशन का रिपोर्ट भी आया था और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी आया था। उसमें सब सुप्रीम कोर्ट भी और लॉ कमीशन भी काफ़ी हद तक सहमत है कि ये अगेंस्ट है, और इसमें काफ़ी, क्योंकि काफ़ी माइनर बच्चियों की भी शादी हो जाती है, तो इसमें उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इस पे क्या मानना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है?
सर जैसे लास्ट ईयर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, भारत सरकार क्या कहती है इस बारे में? सॉरी सर, मैं स्टार्ट में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, वैवाहिक बलात्कार ये शब्द हमने कहीं यूज किया है? आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेजिस्लेटिव द्वारा पारित कोई भी कानून, उसमें मैरिटल रेप टर्म हमने यूज किया है क्या? इसके बारे में अगर आपको जानकारी है कुछ? मुझे ऐसा लगता है शायद किया है, बट मैं बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकती कोई किया है। थैंक यू सर, प्लीज। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे बीच में, क्योंकि ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी किस तरह से संस्कृति या सभ्यता के निर्माण का आधार होती है, आप बता सकते हैं? सर, ज्योग्राफी जब से हमारा कल्चर स्टार्ट है, हम ज्योग्राफी ने उसे काफ़ी हद तक बांध के रखा है, और काफ़ी हद तक जो मैन है, जो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म जो होता है, काफ़ी हद तक उसके क्लोज है। और सर आगे भी अब तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ज्योग्राफी का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही एक इसेंशियल है उसके बारे में जानना, और उसके क्लोज होना, और उसको प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और आपका जो धरातल पे जो भी माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं, उनका सब जो बैलेंस है, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। सर का कहना है कि ज्योग्राफी कल्चर को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, कैसे डिटरमाइन करती है कल्चर को। यस, ओके 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 सर। सर जैसे कि एक पहाड़ी एरिया है और एक प्लेन एरिया है, तो सर लॉन्ग टर्म में जो लोगों का रहन सहन है और कल्चर है, वो इससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। खान पान का तरीका, जैसे कि पहनावा, डेजर्ट है, उसमें दूर दूर तक जो घर होते हैं वो दूर दूर लोकेटेड होते हैं, और प्लेन में सर, प्लेन में अलग तरह का कल्चर है, और ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, और लोग काफ़ी पास पास रहते हैं, और सोशल कोहेशन बना रहता है। अच्छा, जैसे आपकी एक हॉबी है राइटिंग डायरी, यस सर। तो जब हम डायरी लिखते हैं तो जो हमारे मनोभाव होते हैं डायरी में लिखते समय, तो वो जो मनोभाव हैं वो क्या, जब आप दोबारा उसको पढ़ते हो तो आप क्या प्राप्त करते हो, उससे क्या फीलिंग होती है, वो मनोभाव क्या बताते हैं आपको? सर जैसे मैंने एक दिन लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब मैं उसको 1 महीने बाद या 2 साल बाद देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, इसमें परेशान होने का कोई रीज़न ही नहीं था। कई बार डायरी लिखते लिखते परेशान हूँ, कोई सोल्यूशन छटाक से अपने आप ही सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब मुझे लगता है वो एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन है। लिखते लिखते मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरा इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। हो सकता है कई बार लिखते वक्त आप अपनी कमी को नजरअंदाज करते हैं, ये भी तो हो सकता है। सर हो सकता है, बट इसमें ज़्यादा मैं कहूँगी कि वो डायरी लिखना आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, इट्स लाइक ए फ्रेंड टू यू। तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक आप अपने अंदर झांक सकते हो, अपनी चीज़ों को आपने गलत किया है, सही किया, उसको एनालाइज कर सकते हो, और मुझे सर काफ़ी पसंद है लिखना। ओके, प्लास्टिक कचरा के बारे में, ठीक है, वैश्विक स्तर पर हमारे देश के स्तर पर कुछ शुरुआत की गई है और पहल की जा रही है वैश्विक स्तर पर भी, कुछ बताएं इसके बारे में। सर हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम बैन करना चाहते हैं, क्योंकि सर इससे एक ही साल में मिलियंस ऑफ टन कचरा इकट्ठा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि उससे हमारा एक तो जो लिथोस्फीयर है, मतलब जो ऊपरी सरफेस है, इसको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, और जो वो ओशन में जाता है, जितने एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, सब प्लैंक्टन्स होते हैं, उनके अंदर जाता है, और उनके अंदर भी जाता है, वो लौट के हमारे पास ही आता है, क्योंकि उनको हम खाते हैं। जैसे फिशेज हो गई, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स जाते हैं, वो बायोमैग्निफिकेशन होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल आता है, तो उसमें वो बढ़ के आता है, और वो फाइनली हम लोगों के लिए ही हेल्थ हैजार्ड बन जाता है। अभी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें प्लास्टिक कचरे के बारे में कुछ इनिशिएटिव लेने की बात की गई, क्या किया गया, कुछ स्पेसिफिक बताएंगे आप? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। ओके, भारत में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जी, उसके बारे में निस्तारण जो उसकी की जाती है, तो एक दिन में क्या कैसे कितने प्रतिशत निस्तारण हो पा रही है और कितना लैंडफिल्स में जा रहा है, ये कुछ बताएंगे आप?
सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार ने 2016 में कानून लेके आई है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी म्यूनसिपैलिटीज़ को और नगर परिषद को भेजी गई है। बट सर इससे काफ़ी चेंज भी आ रहा है, जैसे गंगा वाला एरिया है सर, इसमें जो नमामि गंगे हैं उसमें काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट ना जा पाए। बट एग्जैक्ट जो आप डेटा पूछ रहे हो सर, आई एम सॉरी, वो डेटा कौन सा राज्य इसमें सबसे अव्वल नंबर पे रहा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हाँ। सर एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि अच्छा एनआरसी के बारे में कुछ सुना क्या? सर ये नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है आसाम में काफ़ी चल रहा है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं और सरकार ने ये इनिशिएट लिया था। 31 अगस्त को जो डेटा है अभी की जो फाइनल है उसमें कितने को एक्सक्लूड किया गया? सर 19 लाख लोगों को। 19 लाख लोगों को। जी। अच्छा, जिसे एक्सक्लूड किया जाएगा उसको देन एंड देयर वो इलीगल सर, हो? उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको सिटीजनशिप उसकी समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर से उसके पास मौका होगा कि जो इससे रिलेटेड जो एक ऑफिस है वहाँ पे जाके वो प्रूफ कर सकता है, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रूफ दे सकता है और सर उसको हम डिटेन नहीं करेंगे अपनी अच्छा, कंट्री से। डिटेन से मुझे याद आया कि डिटेंशन सेंटर्स कुछ लाए जाने का प्रस्ताव है, इससे संबंधित कुछ गाइडलाइन केंद्र सरकार ने दी है राज्यों को। क्लियर, क्या कुछ गाइडलाइन है? और जो आसाम जो अभी मेन जगह है इस मामले में, उसमें मौजूदा कितने डिटेंशन सेंटर और क्या गाइडलाइंस दी है सरकार ने? सर एग्जैक्टली नहीं पता मुझे इस बारे में। ओके, तो जब मान लीजिए अच्छा फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ सुना क्या? सर दोबारा से। फॉरेन ट्रिब्यूनल। फॉरेन ट्रिब्यूनल। ओके, अच्छा एक भारत और बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, यस यस सर। कुछ याद है आपको? यस सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव का एक्सचेंज हुआ था। उसमें क्या था कि कुछ जो रेजिडेंट्स थे इंडियन के, मतलब एरिया को लेके था कि जो उस साइड के हैं, जो इस साइड रहते हैं, हम उनको। हमने कितने दिए थे? सर मेरे ख्याल से 38, मेरे को एग्जैक्टली नहीं था। ओके, सोनिका, आप महिला हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपसे अगर पूछा जाए तो 3 काम आप क्या करेंगे जिससे कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो पाए, तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटी क्या होगी? एजुकेशन, हेल्थ को छोड़कर। एजुकेशन और हेल्थ को छोड़ सर जो उनको सेल्फ जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके थ्रू उनको एम्पावरमेंट मिल सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे सोशल हेल्थ ग्रुप्स काम करते हैं। एक तो सर मैं रोज़गार में करना चाहूँगी और दूसरा मैं उनको सर जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि पंचायत में या जिला पंचायत में रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाते हैं? नो सर, नो सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पंचायत में, मैं बोल रही हूँ कि जैसे मीटिंग होती है पंचायत की, तो या तो वुमेन वहाँ पे जाती नहीं है, जाती है तो पार्टिसिपेट नहीं करती। 50% तो रिजर्वेशन आपने दिया हुआ है वहाँ पे पंचायत राज लेवल पे। यस सर। उसके बावजूद भी वो सशक्तिकरण नहीं हो पाई है जो हो जानी चाहिए थी, Yes. 50% रिजर्वेशन के साथ। तो आपको क्या लगता है कि कमियां कहाँ रही हैं? सर काफ़ी हद तक पैट्रियार्कल माइंडसेट है अभी भी ग्रामीण इलाकों में। जैसे कि वुमेन या तो जैसे प्रधान बनी भी है तो वो फ्रूट नेम से होती है, उसका सिर्फ साइन करना या फिर उसके हस्बैंड या जो उसका जो, हाँ ये सर एग्जैक्टली, उसके नाम पे पति द्वारा किया जाता है और वो बस एक रबड़ स्टैम्प की तरह होती है। उसी बारे में मैं, आपको नहीं लगता कि डिसीजन मेकिंग के जो हायर एपेक्स लेवल पे हमने उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, संसद में Yes. खास करके लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण नहीं दिया, पिछले 20 वर्षों से मामला पेंडिंग है, और स्थानीय स्वशासन की इकाई में आरक्षण दे दिया, तो इससे भी कोई संबंध पड़ता है, इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या कि डिसीजन मेकिंग के सर्वोच्च स्तर पर? सर ऑफ कोर्स अगर पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन दे देती है तो सर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। हाँ
राज्यसभा में क्या रिजर्वेशन है क्या? सर राज्यसभा में रिजर्वेशन है क्या? यस सर, SC/ST को राज्यसभा में रिजर्वेशन है क्या? सॉरी सर, अच्छा ठीक है चलिए। सर जो ये बिल है पेंडिंग है जो लोकसभा में, अगर सर ये पास होता है, मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट के और ज़्यादा उनके सशक्तिकरण को बढ़ाएगा। और जैसे ही सर लोकसभा में वुमेन जाएंगी तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव ही होगा। सुरेखा, हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि हर इंसान के बारे में कहा जाता है कि उसके व्यक्तित्व में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ कमियाँ होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी 3 कमियाँ क्या हैं जो आपको हो सकता है कि प्रशासन के स्तर पर दिक्कत ला सकती है, उत्पन्न बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्या है वो 3 कमियाँ? प्रशासन के स्तर पर सर मुझे लगता है कई बार मैं डिप्लोमेटिकली सिचुएशन हैंडल नहीं करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कई बार इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का आपने एब्सेंस है। नो सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस कि कई बार जहाँ पे जैसे बोलना चाहिए उसको मैं घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, ठीक है, तो कई बार ये शायद हर्ट कर जाता है। दूसरी सर जो मैं शायद थोड़ा रिजर्व हूँ, तो इसमें सर जैसे कि अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है, टीम वर्क है, इसमें स्लाइटली हो सकता है कि उनको लगे कि जो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है ये बढ़ सकता है, बट इसके लिए मैं सुधार रही हूँ अपने आप को, सर काफ़ी प्रयास कर रही हूँ। और तीसरी सर कई बार जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ सर, एक बड़े काम को करते करते कई बार मुझे छोटे छोटे काम याद नहीं आते हैं, तो नेग्लेक्ट हो जाते हैं छोटे काम कई बार, तो ये लगता है।